के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग कौन कौन से घटक हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो रेसिप्रोकल डिमांड का प्रभाव पड़ता है, पारस्परिक मांग का। पारस्परिक मांग क्या है? The strength and elasticity of each country's demand for other countries' product, या प्रत्येक देश की वस्तु की मांग की लोच जो कि दूसरे देश के उत्पाद के लिए होती है, अर्थात दूसरे देशों में निर्मित वस्तु की अपने देश में मांग की लोच क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। माना कि दो देश हैं, जर्मनी और इंग्लैंड, और वो लिनन और क्लॉथ का उत्पादन करते हैं। जैसे कि जर्मनी लिनन का और इंग्लैंड जो है वो क्लॉथ का उत्पादन करता है। Germany's demand for England's cloth becomes intense. जर्मनी के अंदर इंग्लैंड के जो कपड़े हैं उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बेलोच है। ज़्यादा बेलोच का अभिप्राय यह है कि कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए द प्राइस ऑफ क्लॉथ राइजेस, इसलिए कपड़े की जो कीमत वो ज़्यादा बढ़ती है लिनन की तुलना में। और जो वस्तु मांग की लोच है वो जर्मनी के अगेंस्ट हो जाएगी और इंग्लैंड के फेवर में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की वस्तु क्लॉथ की जर्मनी के अंदर मांग बेलोच है, और मांग बेलोच होने के कारण उसकी कीमत में वृद्धि होने के बावजूद उसकी डिमांड में कमी कम होती है। इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंग्लैंड के फेवर में हो जाएगा और जर्मनी के अगेंस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड में जर्मनी के लिनन की डिमांड अगर बेलोच है तो जो लिनन की प्राइस होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी और कपड़े की तुलना में, और जो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा वो जर्मनी के फेवर में होगा तथा इंग्लैंड के विपरीत होगा। अर्थात जिस देश की वस्तु की मांग की लोच दूसरे देश में अगर बेलोच है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो उसके पक्ष में हो जाता है और दूसरे देश के वो विपरीत में हो जाता है। अगर जर्मनी के लिनन की मांग इंग्लैंड के अंदर बेलोच है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो जर्मनी के फेवर में हो जाएगा और इंग्लैंड के अगेंस्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर इंग्लैंड के कपड़े की मांग की लोच जर्मनी के अंदर बेलोच है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंग्लैंड के पक्ष में हो जाएगा और जर्मनी के विपरीत हो जाएगा। इस चीज को डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, प्रारंभिक टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंग्लैंड का ऑफर कर्व है, ये ये इंग्लैंड का ऑफर कर्व है, और ये जी जो है वो जर्मनी का ऑफर कर्व है। इंग्लैंड क्लॉथ का उत्पादन करता है सी, और जर्मनी लिनन का उत्पादन करता है एल। और प्रारंभिक टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो ओटी रेखा है, अर्थात ई बिंदु पर संतुलन होता है, और इस अवस्था में ओ सी क्लॉथ का उत्पादन होता है और ओ एल लिनन का उत्पादन होता है जर्मनी के द्वारा। अर्थात इस ओ सी क्लॉथ और ओ एल लिनन के उत्पादन के तहत ये दोनों राष्ट्र जो है वो संतुलन की अवस्था में। अब अगर इंग्लैंड के कपड़े की मांग जो है वो जर्मनी के अंदर बेलोच है तो इंग्लैंड का ऑफर कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होकर के ओ ई वन हो गया, ओ ई वन है। अब जब इंग्लैंड का ऑफर कर्व इधर शिफ्ट होता है ओ ई वन, तो नया संतुलन का बिंदु स्थापित होता है जो कि ए वन होता है। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है, सी सी वन
क्लॉथ दे करके ये LL1 लिनन प्राप्त करता है, यानी क्लॉथ ज़्यादा देना पड़ता है और लिनन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में है, जर्मनी के पक्ष में है और इंग्लैंड के अगेंस्ट में है। अगर इसी प्रकार से दूसरे राष्ट्र का ये बदलता है तो ये देखिए, ये प्रारंभिक वाला टर्म्स ऑफ ट्रेड टी हो गया और इसका ये ऑफर कर्व जी हो गया और इसका ये ऑफर कर्व जो है वो ई हो गया। अगर इसका ऑफर कर्व बदलता है, बदल करके ओ जीवन होता है, तो देखिए नया संतुलन का बिंदु होगा ओ A2 हो जाएगा, ए की बजाय A2 हो जाएगा और इस संतुलन के बिंदु पर देखिए क्लॉथ का उत्पादन जो है वो कम होता है और लीनन का उत्पादन जो है वो बढ़ करके L2 हो जाता है। यानी इस अवस्था में OL2 का उत्पादन होगा लिनन का और क्लॉथ का उत्पादन जो है वो OC2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंग्लैंड के विपरीत जा रहा है और इसके पक्ष में जा रहा है। अब देखिए, इसको जो है वो समझाया हुआ इस प्रकार से है। इंग्लैंड का ऑफर कर्व ई ओ ई और ये ओ जी ऑफर कर्व है। द पॉइंट ऑफ ए where two offer curves interact each other, the equilibrium point at which OC of cloth is traded by OL linen of Germany, ठीक है। The terms of trade are represented by the slope of the ray OT, ठीक है। OT जो कि B terms of trade लाइन है वो इंग्लैंड England's demand for Germany's linen increases, so England will be prepared to sell more cloth for Germany's linen. इन इसके कारण जो होगा वो इंग्लैंड के अंदर डिमांड बढ़ेगी और उसका उसका जो ऑफर कर होगा वो शिफ्ट कर जाएगा, वो शिफ्ट करके OE1 हो जाता है। इसके कारण जर्मनी का जो ऑफर कर OG है वो ए A1 पर इसका वापस संतुलन हो जाएगा और OT नई टर्म्स ऑफ ट्रेड की रेखा हो जाएगी। इस अवस्था में इंग्लैंड OC1 यूनिट्स क्लॉथ फॉर OL1 यूनिट्स ऑफ लिनन, मतलब ये OC1 का एक्सपोर्ट करेगा OL1 यूनिट्स के लिए। इस प्रकार से टर्म्स ऑफ ट्रेड है डिटीरियोरेटेड फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए विपरीत हुई है और इम्प्रूव फॉर जर्मनी, क्योंकि ये जर्मनी के लिए इम्प्रूव हुए हैं। क्योंकि पहले इतना दे करके ये इतना लेता था, अब ये केवल इतना OC1 दे करके इतना मात्रा, यानी ये CC1 मात्रा बढ़ा रहा है जबकि ये केवल LL1 ही बढ़ा रहा है। इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में हुआ, जर्मनी के पक्ष में हुआ है और इंग्लैंड का डिटीरियोरेट हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड। This is evident from the fact that England exports CC more units of cloth in exchange of LL units of linen greater than. Similarly, in panel B, अब दूसरे पैनल का देखते हैं, if Germany's demand for England's cloth increases, जर्मनी के अंदर इंग्लैंड के कपड़े की डिमांड बढ़ती है तो जर्मनी का ऑफर कर्व जो होगा वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ और उसके कारण जो नया संतुलन होगा वो A2 बिंदु पर हो जाएगा और नाउ जर्मनी एक्सपोर्ट्स OL2 यूनिट्स ऑफ लिनन और OC यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। ये देखिए वापस आपको ये कर्व शिफ्ट करा, इस अवस्था में OL2 और ये OC2 हो रहा है, OL2 और OC2 हो रहा है, OC2 हो रहा है। The new terms of trade as shown by the slope of ray OT2 indicate that they have deteriorated for Germany and improved for England, यानी इंग्लैंड के टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार हुआ है और जर्मनी के लिए ये विपरीत असर डाल रहा है। From the fact that Germany exports LL more linen in exchange for CC to less cloths, ये देखिए इतनी मात्रा में ये लिनन दे रहा है और इसके मात्रा में ये कम हो रहा है। पहले ये OL की तुलना में OC दे रहा था, अब ये OL2 दे करके OC2 ले रहा है, उल्टी उससे वो कम मात्रा ले रहा है। But the terms of trade will depend upon the elasticity of demand of the offer curve of the each country. जितना ऑफर कर्व जो होगा बेलोच होगा
उतना ही वो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी उसके इन रिलेशन टू अदर कंट्री। इसके विपरीत अगर ज्यादा लोचदार ऑफर कर्व है तो फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगा इन रिलेशन टू अदर कंट्री। द इनिशियल इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड आर रिप्रेजेंटेड बाय OT with OE and OG curves inter, intersecting at point A. England trades OC of cloth with OL of linen. Germany, when the OG curve of Germany shifts to OG1, it cuts the OE curve of England at A1 and the terms of trade line is OT1. Germany's offer curve OG1 being inelastic in relation to England's offer curve OE, Germany's demand for English cloth is more intense than before. अब यहाँ पर देखिए कि इलास्टिक और इन इलास्टिक ऑफर कर्व का क्या प्रभाव पड़ता है वो समझाया गया है, जो कि इससे अब देखिए अगर प्रारंभिक अवस्था में ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है और ये इसका ऑफर कर्व है इंग्लैंड का, और ये वाला प्रारंभिक ऑफर है जर्मनी का, ये जर्मनी का प्रारंभिक ऑफर कर्व। ए बिंदु पर संतुलन होता है, ये वाला OC क्लॉथ और OL का उत्पादन होता है। अब अगर जर्मनी का टर्म्स ऑफ ट्रेड बदलता है और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और इंग्लैंड का एज इट इज रहता है, इंग्लैंड का एज इट इज रहता है, तो देखिए जर्मनी का जो उत्पादन होगा वो L से बढ़ करके L1 हो जाएगा और इंग्लैंड का उत्पादन जो है C से घट करके C1 हो जाएगा। तो इस अवस्था में इसकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटेरियोरेट होगी और इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होगा वो इसके पक्ष में हो जाएगा, इन फेवर ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा अगर ये स्थिति बनती है। और इसके विपरीत अगर ये कर्व शिफ्ट करता है, इंग्लैंड वाला जर्मनी वाला शिफ्ट करता है और इंग्लैंड का एज इट इज ही रहता है, इंग्लैंड का शिफ्ट करता है और जर्मनी का एज इट इज रहता है, तो देखिए ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी आपको। इंग्लैंड का शिफ्ट होकर के E1 हो गया और जर्मनी का वही रहता है, G1 रहता है, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगा। और इस टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखिए ये L1 से L2 होगा, लेकिन ये जो होगा वो C2 हो जाएगा, C1 से बढ़ के C2 हो जाएगा। तो इस अवस्था में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो इंग्लैंड के फेवर में हो जाएगा और जर्मनी के अगेंस्ट में हो जाएगा। यानी वो जितना इलास्टिक और इन इलास्टिक ऑफर कर्व होगा उतना उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। इस चीज को यहाँ पर देखिए समझाया गया। जर्मनी ऑफर मोर लिनन LL1 against less cloth CC1 of the England than at the OT line. Thus the terms of trade are unfavorable for Germany and favorable for England. Now suppose the offer curve of the England shifts from OE to OE1. अगर इंग्लैंड का शिफ्ट करता है तो वो OG1 कर्व A2 पर संतुलन हो जाएगा वापस। ये देखिए दूसरा जो संतुलन होगा वो वापस यहाँ पे होगा। उस अवस्था में the terms of trade are set at OT line. In this case, England's offer curve OE1 being more inelastic in relation to Germany's offer curve OG1. England's demand for German linen is more intense, and therefore England offers more cloth C1, C2, and German offers less linen L1, L2 than the OT1 line. This shows that the terms of trade have worsened for England and improved for Germany. इस प्रकार से टर्म्स ऑफ ट्रेड का रेसिप्रोकल डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को हमने आज समझा है। अगला भाग आगे के अध्ययन में किया जाएगा।